नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। इजराइल की सरकार ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया है। इसकी वजह से इजराइल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो नया कानून है ये जुडिशियरी में कुछ बदलाव करने के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो इस चीज को लेकर लोग जो है वो बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार या फिर उनके खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो नया लॉ है इसके जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना यह है कि ये नए कानून की वजह से अब इजराइल में डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। सरकार का ये दावा है कि ये बदलाव जो है वो सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। तो क्या है ये इजराइल का नया कानून? ये टॉपिक जो है ये इंडियन पॉलिटी और डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हम इजराइल के कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को हमारे देश के कानून के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ कोर्स, राइट। तो चलिए बात करते हैं इस नए लॉ के बारे में, क्या क्या नए बदलाव जो हैं वो इजराइल में हुए हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंयामिन नेतन्याहू। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑलरेडी एक लॉ जो है ये पास हो चुका है। दिस इज अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब होता है कि जुडिशरी में कुछ नए बदलाव। तो इजराइल की पार्लियामेंट जिसका नाम है नेसेट, तो इस नेसेट में से नया जो लॉ पास हुआ है उसमें बेसिकली ऐसा है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के द्वारा जो लिए गए डिसीजन हैं तो इन डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न या फिर चेंज नहीं कर पाएगी। तो आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है या फिर कंट्रोल करने के लिए ये नया लॉ जो है वो पास किया गया है। अब इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसमें 120 टोटल सीट्स हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई लॉ पास करना है तो आपको 61 वोट्स चाहिए। तो ये जो नया लॉ पास किया है तो इसको 64 वोट्स मिले हैं। इसके विरोध में एक भी वोट नहीं है। द रीज़न इसके ऑपोजिशन वाले जो हैं वो इस चेंबर को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने वोटिंग नहीं किया बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर लॉ। और इस वजह से बहुत बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वो इजराइल के अलग अलग शहरों में भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स का कहना यह है कि सबसे पहले तो ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देगा, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल करप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई लोगों का कहना यह भी है कि ये एक पहला स्टेप है। बेंयामिन नेतन्याहू साहब जो हैं उनके ऊपर भी करप्शन का एक केस चल रहा है, तो ये पहला स्टेप है। फ्यूचर में वो कुछ ऐसे बदलाव करेंगे, ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि उनके ऊपर जो केस हैं उसमें वो बेसिकली बच सकें। अब सरकार जो है उसका कहना यह है कि इस प्रकार का लॉ निकालना इजराइल की सरकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहे थे। इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि सरकार चलाने का जो कार्य है तो उसमें जजेस का इंटरफियरेंस, दखलंदाजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास कोई पावर नहीं रहता था, क्योंकि जजेस जो है वो बार बार बीच में किसी ना किसी प्रकार की बाधाएं जो हैं वो पैदा करते रहते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये नया लॉ जो है वो निकालना पड़ा। ये जो नया लॉ है तो इस वजह से अब ये होगा कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो जो भी डिसीजन लेगी तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल नहीं कर पाएगी। अब एक चीज़ है जिसको कहते हैं लीगल स्टैंडर्ड में रीजनेबलनेस, राइट। ये कॉन्सेप्ट है रीजनेबलनेस, और ये अलग अलग देशों में चल रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और दूसरे ऐसे देश है और दूसरे ऐसे जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पर ये रीजनेबलनेस जो है इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब ये है कि ए डिसीजन इज डीम्ड अनरीजनेबल if a court rules that it was made without considering all relevant factors or without giving relevant weight to each factor or by giving irrelevant factors too much weight। बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कोर्ट को लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है, सरकार ने इसके बारे में अलग अलग एंगल से नहीं सोचा है, या फिर सरकार ने जिस चीज़ पर सोचा है वो एक गलत एंगल से सोचा है, अगर ऐसी चीज़ कोर्ट को पता चलती है या फिर कोर्ट को लगती है तो फिर उस पर्टिकुलर लॉ को कोर्ट जो है वो कैंसल कर सकती है। ये है रीजनेबलनेस का कॉन्सेप्ट। अब नेतन्याहू की जो सरकार है तो ये जो चेंज आया है, अब इस चेंज से ऐसा होगा कि अब भले ही लॉ थोड़ा या फिर नया जो रूल निकाला गया है अगर वो इलॉजिकल भी हुआ तो अब एज पर द न्यू लॉ सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर पाएगी। नेतन्याहू सरकार का कहना यह है
कि इलेक्टेड लोग जो हैं वो तय करेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, राइट। अनइलेक्टेड जजेस जो हैं वो हर बार बीच में दखल अंदाजी करते हैं, हर बार कोई ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो देश के लिए अच्छे नहीं है, तो ये चीज़ जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। ओपोनेंट्स जो हैं उनका कहना यह है कि अल्ट्रा राइट गवर्नमेंट जो है वो अब और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को, मीन्स और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी को फैलाएगी, और ज़्यादा पुराने विचार जो हैं उनको स्प्रेड किया जाएगा, राइट। और लिबरल पॉलिसीज़ जो हैं तो अब वो धीरे धीरे ख़त्म की जाएगी, और जुडिशरी का किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन जो है वो अब नहीं हो पाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो अब नहीं हो पाएगा। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। ये तो एक पहला ऐसा कदम है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें तो नेतन्याहू सरकार जो है वो और चीज़ें करना चाहती है। आपको लग रहा होगा कि क्या सिर्फ इतना ही है या फिर इतना बड़ा डिसीजन? ऐसा नहीं है, इससे भी बड़े डिसीजंस जो है वो फ्यूचर में ले सकती हैं। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी तो सिर्फ जो डिसीजन लिया गया है वो रीजनेबलनेस पर है। अब दूसरे जो बदलाव है ना, ये बदलाव ऐसे हैं कि लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है, राइट। जो रीजनेबलनेस वाला था उसमें क्या था कि अगर कोई रूल निकाला है पार्लियामेंट ने और फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये रीजनेबल नहीं है, तो फिर उसको कोर्ट कैंसिल कर सकती है। यहां पर जो नंबर 1 चेंज वो करना चाहते हैं, फ्यूचर में जो चेंज वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट डिलीवर किया है और सरकार को वो जजमेंट जो है वो बराबर नहीं लग रहा है, तो एक सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि अगर 61 वोट्स से, पार्लियामेंट में 61 वोट्स जो आ गए, एक बार यस कह दिया कि यस इस चीज़ को हटा दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट जो है वो भी पार्लियामेंट कैंसिल कर सकती है। ये एक बदलाव वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको अपॉइंट करने के लिए अभी जो कमिटी है तो उसमें प्रोफेशनल्स हैं, जस्टिस लॉयर्स हैं और लॉ मेकर्स हैं, राइट। अब सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा लॉ मेकर्स यानी कि ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ऑफकोर्स सरकार के जो लोग हैं, मैंने से सरकार के लोग, आई मीन टू से कि रूलिंग पार्टी के जो लॉ मेकर्स हैं, एमपीज हैं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहती है। तो यहां पर भी ऐसा हो जाएगा कि जजेस के अपॉइंट में भी सरकार जो चाहेगी उन्हीं लोगों का नाम जो है वो ऐड होगा और उन्हीं वही लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे। तो ये ऐसा दूसरा बड़ा चेंज जो है वो पाइपलाइन में है। तीसरा जो चेंज है दैट इज कि जो मिनिस्टर्स हैं, अभी ऐसा है कि वो मिनिस्टर्स जो हैं वो लीगल एडवाइजर्स जो है वो चूज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अब ऐसा होगा कि वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को भी अपने लीगल एडवाइजर के तौर पर रख पाएंगे। तो मिनिस्टर्स जो हैं उनको और ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो ये 3 बड़े बदलाव हैं, राइट। और कंजर्वेटिव्स जो हैं या फिर राइट विंग को सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं उनका लंबे समय से यही कहना था, ये इल्ज़ाम था सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये लेफ्ट लीनिंग है या फिर लेफ्ट विंग को सपोर्ट करने वाली बॉडी बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। और इजराइल में जो सरकार है वो राइट विंग की सरकार है। दूसरी चीज़, इजराइल की जो जुडिशरी है ये अपने इंडिपेंडेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राइट। LGBTQ+ कम्युनिटी को लेकर डिसीजंस लिए, फिर जो पैलेस्टीनियन लैंड है, प्राइवेट पैलेस्टीनियन लैंड, तो वहाँ पर इजरायली कंस्ट्रक्शन आउटपोस्ट बनाने का जो एक डिसीजन लिया था सरकार ने, तो इसको इजराइल की जुडिशरी ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो हैं वो वहाँ की जुडिशरी ने लिए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो सरकार को पसंद नहीं आती हैं। ओपोनेंट्स जो हैं उनके पास उतनी ज़्यादा क्वांटिटी या फिर नंबर्स जो है वो पार्लियामेंट में नहीं है, तो इसकी वजह से अब प्रोटेस्ट जो है ये नॉन पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, आप बेसिकली समझ लीजिए कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन्होंने अब प्रोटेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और मंडे यानी कि येस्टरडे से इजराइल के अलग अलग शहरों में नए प्रोटेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और मिलिट्री, रिजर्विस्ट्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, एकेडमिशियंस, सीनियर डॉक्टर्स और दूसरे ट्रेड यूनियन लीडर्स जो हैं उन्होंने भी इससे पहले एक स्ट्राइक की थी। उन्होंने फिर से ये धमकी दी है कि हम फिर से स्ट्राइक पर उतर जाएंगे अगर सरकार ने इस प्रकार के बदलावों को वापस कैंसिल नहीं किया तो। और एक जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है दैट इज मूवमेंट फॉर क्वालिटी गवर्नमेंट। ये एक इजरायली राइट्स वॉचडॉग है, इजरायली राइट्स वॉचडॉग। तो इसने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और कहा है कि फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो इजराइल में हो सकती है, इस चीज़ को हटा दीजिए, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल से आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो सरकार के सामने प्रोटेस्ट करने लगे हैं।
तो आई होप आज की हमारे इस डिस्कशन से आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि क्यों इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या बदलाव किया है और फ्यूचर में कौन कौन से बदलाव जो हैं वो नेतन्याहू की सरकार जो है वो करना चाहती है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स तैयार किया है। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हम मैनिपुलेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे हमारे साथ माइंड गेम या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जाता है, और इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचाएं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। आज के ज़माने में अगर आपको बचना है इन सारी चीज़ों से तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप इंप्लीमेंट करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये कोर्स जो है ये आप स्टडी ग्लोज के ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। डार्क 40 कोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा टू गेट डिस्काउंट। And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.